Assalamualaikum everyone. Today is 24th of the March और आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखो यहाँ तक तो हमने पीछे कर लिया है सारा। ठीक है। अब इसमें हमने ये भी देख लिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द एड्रेस डाटा इन कंट्रोल बस। ये जो मैंने फैच एग्जीक्यूशन साइकिल पढ़ाया था ना, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वो कौन सी चीजें हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। नंबर एक, प्रोसेसर टाइप एंड नंबर ऑफ कोर्स। कौन सी प्रोसेसर की टाइप है और नंबर ऑफ कोर्स कौन से। बस विथ का मतलब जिस पर डाटा जाएगा, यानी वो जो सेट ऑफ वायर्स हैं जिस पर डाटा जाएगा, उसकी विथ जितनी बढ़ाओगे उतना ज्यादा डाटा बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे आपके पास एक पाइप है, एक छोटा पाइप है जिसका डायमीटर कम है, तो वो का उसके अंदर पानी का फ्लो कम होगा। अगर आप चाहते हो कि यार ज्यादा बेहतर तरीके से पानी का प्रेशर आए, तो आपको पाइप का डायमीटर बढ़ाना होगा। जो नॉर्मल आप में पाइप, गार्डन पाइप यूज करते हो, तो ये इसी तरह एग्जैक्टली बस विद है। या फिर आप ये समझ लो कि अगर आपको ज्यादा ट्रांसफर करना है डाटा, तो एक बड़ी बस कर लो। वो जो स्कूल बस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर छोटी बस विद का मतलब ये है कि ये बस विद, लेट सपोज ये है, यानी ये इसकी चौड़ाई है बस विद की। ठीक है। एक बस विद ये भी है, सही है, और एक बस विद ये भी है। मैंने तीन सेट ऑफ वायर्स बनाए। इनमें से कौन सी वाली जो है, बस, बस का मतलब सेट ऑफ वायर, ये तीन सेट ऑफ वायर्स हैं। और ये तीन सेट ऑफ वायर्स के मैंने डायमीटर शो कर दिए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कौन से वायर में से ज्यादा डाटा जाएगा। विच बस, द थर्ड वन डेफिनेटली। ये जो वाला है इसके अंदर जो डाटा जाएगा वो ज्यादा जाएगा, तो इस चीज को हम कहते हैं बस विथ। ठीक है। अगली चीज, ये बस विद है। फिर क्लॉक स्पीड भी है। क्लॉक स्पीड भी एक फैक्टर होता है जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस तेज होती है, क्लॉक स्पीड से। तो उससे क्या होता है, उससे एग्जीक्यूशन, यानी क्लॉक स्पीड, एक बात समझ लो कि जैसे आपके पास जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो होता है हर्ट्ज में। जैसे आप बोलते हो ना 3 गीगा हर्ट्ज, 3.0 गीगा हर्ट्ज, यही कहते हो। ये आपके प्रोसेसर की स्पीड है। और हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम। ये बात मानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज एक सेकंड के कितने हिस्से में मुकम्मल होती है, वो उसकी क्लॉक स्पीड बन जाएगी। है या नहीं है। यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी से मुराद है, वन अपॉन टाइम का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट कैन एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड। 3 गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है, गीगा में जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आते हैं। सही है। ऐसा ही होगा ना, 10 की पावर 6 होता है। तो आप ये समझ लो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में आपका कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। ये कहलाता है उसकी क्लॉक स्पीड। इसको अगर बढ़ाओगे तो गेम वगैरह के अंदर, और गेम के अंदर, और उसके अलावा ग्राफिक एप्लीकेशन अगर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका सिस्टम तेज चलना शुरू करेगा। लेकिन साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट ये भी आएगा कि फिर वो ओवरहीट भी कर सकता है। फिर चौथी चीज जो है, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास सवाल आ जाए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, तो उसमें एक चीज आती है कैशे मेमोरी। अब ये कैशे मेमोरी क्या है। हाउ डज क्लॉक स्पीड डिफर फ्रॉम बस विथ। भाई क्लॉक क्लॉक की स्पीड पर सेकंड का मतलब है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जा सकती हैं टेम्परेरी मेमोरी ऑफ, इस पे एक एक करके बताता हूँ वो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ पहले, ये बस विड्थ की बात करते हैं ना। तो क्लॉक स्पीड लेट सपोज बढ़ा दी मैंने, इंक्रीज बाय 1.5 कर दी क्लॉक स्पीड। तो इस पे क्या होगा, इस पे जो डाटा जा रहा होगा मेरे पास, जीरो वन जो होंगे, वो बहुत तेजी के साथ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक तो ये चीज है। बट इसी तरह अगर मेरे पास ये, जितनी इसकी चौड़ाई है, इससे तकरीबन ये डबल इसकी है। ठीक है।
तो आप जब बस विड्थ बढ़ा दोगे तो बस विड्थ से होगा क्या कि जो नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे 1010 की फॉर्म में जा रहा था, यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन यहाँ डबल जा सकता है। जैसे यहाँ पर तो एक ही जा रहा था ना, लेकिन तेजी के साथ जा रहा था, यहाँ पे वही चीज डबल जाएगी। तो क्या बस विड्थ के बढ़ने से आपका डाटा तेजी के साथ प्रोसेस हो रहा है? हो रहा है ना। एक बात तो ये है। और कैशे की जगह हम बात करें तो कैशे मेमोरी एक ऐसे मेमोरी होती है जो आपके प्रोसेसर के अंदर ही होती है। वो क्या करती है? वो करती है कि जब भी कोई फ्रीक्वेंट यूज इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी किसी वेबसाइट को सर्च करते हो, तो जब दोबारा उसका नाम लिखते हो तो को पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता, आप थोड़ा सा ही लिखते हो, तो वो फौरन से उस वेबसाइट का पेज आपके सामने आ जाता है या नहीं? आप किसी वेबसाइट को पहले सर्च कर चुके हो, या जैसे यूट्यूब के अंदर आप सर्च हिस्ट्री में जाते हो, तो सर्च हिस्ट्री आ रही होती है ना, अगर आप 2 या 3 वर्ड्स ही लिखते हो तो वो फौरन से पूरा का पूरा डाटा शो कर देता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो कैशे मेमोरी इसलिए इस्तेमाल होती है कि वो डाटा को क्या करे, स्पीड अप करे। यानी अगर आपको किसी फ्रीक्वेंट यूज डाटा की जरूरत पड़ती है तो वो कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊं। ये दो डायग्राम्स हैं। एक ये डायग्राम तुम्हें नजर आ रही होगी व्हाइट वाली डायग्राम, ये वाली। तो आप ये देखोगे कि जब भी प्रोसेसर को कुछ चाहिए होता है ना, तो प्रोसेसर को जो भी कुछ चाहिए होता है, यहां से इसको उठा लेते हैं, ये आ गया। यहाँ देखो। तो अब आप देख सकते हो कि जब भी सीपीयू को कुछ भी चाहिए, तो वो सीपीयू तो आपने देखा था कि रैम से मांगता है। ठीक है, रैम से मांगता है। तो आप देख सकते हो कि सीपीयू से ये एरो जा रहा है और वो रैम से डाटा मांग रहा है। प्राइमरी मेमोरी इज बेसिकली रैम। अब रैम से जो डाटा वापस जा रहा है टुवर्ड्स द सीपीयू की जानिब, तो वो डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है कैशे में, और फिर कैशे से वो जाता है सीपीयू में। तो अब क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम, व्हेन द नेक्स्ट टाइम सीपीयू रिक्वायर्स दैट डाटा, तो अब वो कैशे की जानिब, वो रैम की जानिब नहीं जाता, बल्कि वो डाटा कहाँ से उठा लेता है, कैशे से। तो क्या उसको कम टाइम लगता होगा? आप जाहिर है देख सकते हो कि एक चीज यहां से लेकर यहां तक उसका डिस्टेंस अलग है, और यहां से लेकर यहां तक उसका डिस्टेंस अलग है। तो ये डिस्टेंस छोटा हुआ ना, ये जल्दी ले आएगा। ऑन दी अदर सेंड यहाँ पे नहीं जाएगा रैम के अंदर, क्योंकि रैम में ऑलरेडी पहले से भी डाटा होगा। तो कैशे मेमोरी का फर्क ये होता है कि कैशे मेमोरी आपके पास जो फ्रीक्वेंटली स्टोर डाटा होता है, उसको जो है वो अपने पास रखती है। अब एक ये वाली भी देख लो आप, इसके अंदर भी इसकी डिस्क्रिप्शन उसने बताई हुई है। तो यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। एक और डायग्राम है हमारे पास, ये वाली। तो देखो क्या कहता है कि कैशे मेमोरी इज अ सीपीयू मेमोरी। ठीक है। व्हाट्स द सेकंड मेमोरी यूज फॉर इफ मोस्ट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी और द कैशे डाटा। कैशे में बहुत ज्यादा डाटा स्टोर नहीं होता, कैशे में सिर्फ फ्रीक्वेंटली यूज डाटा स्टोर होता है। ठीक है। तो असल तो तुम्हारी मेन मेमोरी ये होती है, असल जो तुम्हारी मेमोरी है वो ये रैम है। लेकिन समटाइम्स जो, जब प्रोग्राम चल रहा होता है और एक बार कोई डाटा आपने कॉल किया या आपने डाटा रैम से डाटा मंगवाया, तो वो जो रैम से डाटा मंगवाया उसकी एक कॉपी जो है वो आपकी कैशे में रह जाती है। तो करंटली जब तक वो प्रोग्राम चलता रहता है, तो सीपीयू को जब भी जरूरत पड़ती है तो उसको रैम की जानिब नहीं जाने की जरूरत पड़ती, बल्कि वो कैशे से वो डाटा उठा लेता है। ये कह रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी मेमोरी से कोई डाटा उठाना था, उसकी एक कॉपी आपने उठा के कैशे में रख ली। तो अब क्या होगा, अब सीपीयू को दोबारा जरूरत पड़ेगी तो सीपीयू यहाँ नहीं जाएगा, बल्कि सीपीयू यहाँ से उठा लेगा। अब बात आती है समझ में? तो देखो कहता है कि कैशे मेमोरी भी आपके पास इज जस्ट लाइक अ सीपीयू मेमोरी। ये समझ लो कैशे सीपीयू की मेमोरी है। तो ये हाई स्पीड मेमोरी होती है दैट अ सीपीयू कैन एक्सेस मोर क्विकली दैट इट कैन एक्सेस फ्रॉम रेगुलर रैम। रेगुलर रैम से एक्सेस करने से ज्यादा बेहतर आप डाटा कैशे मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो, यानी आपका सीपीयू करता है। तो दिस मेमोरी इज टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द सीपीयू। अब आपने देखा था ना कि अमूमन तो जो रैम होती है वो सीपीयू से बिल्कुल ही अलग होती है। देखो, ये सीपीयू है और ये रैम है। और आपको मैंने पिछली भी तस्वीरें दिखाई थी, ये वाली, कि सीपीयू इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम रैम। सीपीयू हमेशा सेपरेटेड फ्रॉम रैम रहता है। तो होता ये है कि सीपीयू के अंदर इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि कैशे मेमोरी जो होती है वो विद इन द सीपीयू होती है।
यानी सीपीयू की जो अपनी मेमोरी होती है वो कैशे होती है। तो वो कहता है कि द पर्पस ऑफ द कैशे मेमोरी, वो कहता है द टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द सीपीयू चिप। यानी कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू चिप के साथ लगी हुई होती है। द पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी इज टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट आर यूज्ड रिपीटेडली। तो वो डाटा और प्रोग्राम जो रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर के ऑपरेशन में रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर फिर डाटा जो है वो एक बार रैम से लाकर कैशे में रख दिया जाता है, ताकि ईच टाइम जो है उसको हम एक्सेस करें। मैं उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आ गई तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, कि देयर इज अ सिनारियो कि आपके घर में गोश्त पकना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप जाओगे, सुपरमार्केट जाओगे या मीट शॉप जाओगे, वहां से गोश्त लेके आओगे ईच टाइम जब आपको पकाना होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में फ्रीक्वेंटली गोश्त पकता है, तो क्या आप रोजाना जाके बीफ शॉप से गोश्त लेके आओगे? व्हाट यू विल डू? बताओ। नो सर, आई विल स्टोर इन द फ्रीजर। अब सबने ये बात बोली ना, तो तुम्हारा जो रेफ्रिजरेटर है अब कैसे, किस तरह से काम करेगा? फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन कैशे के तौर पे काम करेगा। बिल्कुल सही, अब बात आ गई समझ में। तो हमें एक चीज चाहिए और फ्रीक्वेंटली चाहिए, हमें गोश्त खाना है रोजाना, ठीक है। तो अब एक तरीका ये कि हम रोजाना कसाई की दुकान के ऊपर जाएं और वहां से 1 किलो गोश्त खरीद के लाएं और रोजाना पकाएं। तो आप भी, मैं भी, हम सब यही कहेंगे ना कि यार अगर हमें रोजाना ही गोश्त पकाना है और मुझे 4 दिन गोश्त खाना है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जब मैं पहले दिन जाऊं, तो पहले दिन ही ला के जो है ना, मैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है, फ्रीक्वेंटली खाना है मुझे, तो मैं उसको ला के फ्रिज में रख दूं यार। तो फ्रिज करीब है या कसाई की दुकान, द मीट शॉप, द बच्चा शॉप? तो भाई फ्रिज करीब है ना। तो इसी तरह तुम्हारे पास कैशे जो है ना वो जगह बन जाती है जहां पर हम फ्रीक्वेंटली स्टोर जो है डाटा वो रख लेते हैं, सो दैट ईच टाइम व्हेन वी रिक्वायर्ड इट, तो फिर हम जो है वहां से ले लें। इसकी एक और एग्जांपल दही भी है। दही सबके घर में ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, लड़के लेके आते होंगे। तो क्या होता है, अम्मा रोजाना दही की दुकान पे समटाइम बेचती हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर जरूरत है तो मैं जो है ना 1 किलो ही ले आता हूँ एक साथ, तो उसका ये फायदा होगा कि जब जब अम्मा को जरूरत होगी उसमें से वो इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया, आगे की जानिब चलेंगे। तो अभी जो हम हैं जिस जगह पर, वो हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग सीपीयू परफॉर्मेंस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीपीयू की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं? पहली चीज जरा समझ लो, सिस्टम क्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो किसी, देखो कंप्यूटर ज़ाहिर है गीगाहर्ट्ज की बात कर रहा है, और जहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी वहाँ टाइम जरूर होगा। मैंने पहले भी एक बात की थी कि मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो मैंने अनाउंस कर दिया था कि यार मैं क्लास लूंगा 5:45 पे। आप भी आ गए और मैं भी आ गया। इसका मतलब ये है कि हाँ, अब एग्जीक्यूशन तो हो रही है ना, डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब है कि हमारे डाटा के एक्सचेंज में क्लॉक की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि सिस्टम क्लॉक इज यूज टू प्रोड्यूस टाइमिंग सिग्नल्स ऑन द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो है वो सिग्नल लेके जाती है कि भाई डाटा रीड होगा या राइट होगा। तो उस डाटा के साथ जो है वो जो सिग्नल जाता है कि भाई करंट क्या टाइम हो रहा है, वो आपका सिस्टम क्लॉक की वजह से जाता है। तो टू इंश्योर द वाइटल सिंक्रोनाइजेशन टेक प्लेस। सिंक्रोनाइजेशन पता है क्या है? कि मैं यहाँ पर अभी सिंक्रोनाइजेशन को अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या आपके सामने अंडरलाइन होता हुआ नजर आ रहा है? ये भी चीज क्या है? ये भी चीज आपका क्लॉक सिग्नल ही है कि अभी जैसे मैं रीड या राइट या हाईलाइट कर रहा हूँ, तो रीड राइट हाईलाइट जो मेरी इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली आपके सामने भी आ रही है। तो इस वजह से हो रही है कि टाइम सिग्नल की वजह से जा रही है कि किस टाइम पर, सेम टाइम पर, जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, क्या तुम्हें सेम टाइम पे नजर आ रहा है कि मैं सिस्टम क्लॉक को ऐसे सर्कल करके हाईलाइट कर रहा हूँ? क्या नजर आ रहा है? आ रहा है ना, थोड़ा बहुत डिले आ जाता है। तो ये जो मैंने सर्कल किया है, जैसे मैंने सिस्टम क्लॉक को हाईलाइट किया है, क्या उसका बिल्कुल इफेक्ट आपके सामने आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि यार सिंक्रोनाइजेशन हो, वरना मेरे लफ्ज कहीं और जाएंगे और मेरे एक्शंस कहीं और होंगे। तो ये नहीं होना ना। अभी भी यही तो हो रहा है। कंट्रोल बस का क्या काम है, अभी जूम मीटिंग चल रही है, मैं बोल रहा हूँ और साथ साथ आईपैड पे लिख रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो मैं लिखना है या हाईलाइट करना है, ये एग्जैक्टली मेरे लफ्जों के साथ साथ स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो आप ये कहोगे ना, वाह टाइमिंग क्या है सर, कि आप जो बोल रहे हैं और जो स्क्रीन के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों बिल्कुल सिंक्रोनाइज चल रहे हैं। तो सिस्टम क्लॉक की यहाँ पर जरूरत होती है ताकि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑपरेशन हो सके। ये बात समझ में आती है? तो सिस्टम क्लॉक का काम ये होता है कि टाइमिंग सिग्नल देना, कि सर ने 6:17 के ऊपर ये सर्कल बनाया था सिस्टम क्लॉक पे, एग्जैक्टली 6:17 पे ही ये सर्कल बना हुआ आना चाहिए, ओवल शेप वाला। ये बात समझ में आती है?
फिर एक चीज है जो मैंने आपको बताया था, आईएएस। इन चीजों के बारे में इसलिए बता देता हूँ कि इनका समझना भी जरूरी है। इमीडिएट एक्सेस स्टोर, यानी फॉरेन से जो भी डाटा है वो लाके स्टोर जहां होता है वो आईएएस के अंदर होता है। तो IAS holds all the data in programs that the processor needs to access। प्रोसेसर जिस भी डाटा या प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहता है वो पहले लाके IAS में रखा जाता है। द CPU टेक्स डाटा इन प्रोग्राम्स हेल्ड इन बैकिंग स्टोर। डाटा कहाँ पड़ा होता है? अमूमन जब भी हमारे पास डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। बैकिंग स्टोर से मुराद क्या होगा? इज इट अ सॉफ्टवेयर? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है ये एक हार्डवेयर स्पेस है। इमीडिएट एक्सेस स्टोर आपके CPU में एक हार्डवेयर स्पेस है, ठीक है। तो वो कहता है ये कि देखो अमूमन तो डाटा जैसे आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या वो कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी HDD या SSD में भी नहीं होता। आप ये बात तो समझते हो ना? चलो मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने ये करके दिखाया है। आप सब ऑल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन दबाओ, ऑल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन दबाओ। तो ऑल्टर कंट्रोल डिलीट दबाने से आपके सामने टास्क मैनेजर आ जाएगा। क्या आ रहा है? ऑल्टर कंट्रोल डिलीट दबाने से। अब आप क्या करो, साथ साथ मैं आपको अगर यहाँ दिखा सकूं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताना, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है? कैन यू सी माई कंप्लीट स्क्रीन? आ रही है। ऑल्टर कंट्रोल डिलीट का बटन दबाता हूं तो टास्क मैनेजर खुल जाता है। कैन यू सी द टास्क मैनेजर? टास्क मैनेजर नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ होता क्या है। वी हैव ऑल द डाटा स्टोर्ड इन अवर हार्ड डिस्क। हमारे पास सारा डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है नहीं होता? होता है। तो अब यहाँ से अगर मैं कोई फाइल खोलता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कौन सी फाइल खोलता हूँ, ये आपको नजर आ रही है, एक्सेल की फाइल है। सब्सक्रिप्शन अटेंडेंस ट्रेकर ऑटोमेटिक अटेंडेंस रिपोर्ट, लेट सपोज ये वाली। तो अभी यहाँ पर एक्सेल नहीं खुला हुआ, राइट साइड पे देखो एक्सेल कहीं नहीं खुला हुआ, नजर आ रहा है कहीं खुला हुआ? नहीं है। जैसे ही ये स्क्रीन के ऊपर आया, ठीक है, तो क्या आपको एक्सेल नजर आ गया? क्या पहले था वहां पे? नहीं था ना? देख लो यहाँ राइट साइड पे, पहले नहीं था। तो इसका मतलब होता है डाटा हमारा हमेशा स्टोर्ड होता है बैकिंग स्टोरेज डिवाइस में। अब आप यहाँ देख सकते हो ये फाइल खुल गई। नाउ यू कैन सी, आपके सामने एक्सेल की फाइल आ जाएगी। आ गई। इसका मतलब बताते हैं वो डाटा स्टोर कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में होता है। तो आप जब डबल क्लिक करते हो तो वो आपकी रैम में आ जाता है। आप देख सकते हो ये डाटा रैम में है। आप देख सकते हो कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम खुला हुआ है, सही है। माइक्रोसॉफ्ट एज खुला हुआ है। और गूगल क्रोम के अलावा और भी कोई सर्विसेज होंगी पीछे, ठीक है। व्हाट्सएप खुला हुआ है, खुले हुए ना ये सारी चीजें। तो ये जो यहाँ पर खुला हुआ है ये सारा होता है हार्ड डिस्क में। और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है डबल क्लिक करके खोलते हैं तो वो रैम में आ जाता है। तो रैम बेसिकली कंटेन्स द डाटा जो एग्जीक्यूट होने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? तो यहां पर ये चीज आपको समझा रहा था, जो समझने की चीज है वो ये है कि जो डाटा होता है आपका वो होता तो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसको हमें चलाना होता है तो हम उसको वहां से हार्ड डिस्क से उठा के IAS में लेके आते हैं। और IAS इज अ नेम फॉर रैम। तो यहाँ पे बेसिकली IAS की जब बात होगी तो वो बता रहा होगा कि बेसिकली जो बात हो रही है वो किसकी होगी? रैम की होगी। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि this is done because read-write operation carrying out using IAS are considerably faster than read-write operations to the backing store। हार्ड डिस्क और SSD की स्पीड कम होती है बामुकाबला रैम। तो रैम की स्पीड तेज होती है डाटा को रीड राइट करने की। इसीलिए कोई भी डाटा जो हमें चाहिए होता है उसे हमें डबल क्लिक करके पहले रैम के अंदर लाना होता है। जब हम उसको रैम के अंदर ले आते हैं तो फिर उसका रीड राइट ऑपरेशन हार्ड डिस्क के मुकाबले में रीड राइट ऑपरेशन से तेज होता है। इसलिए हमें IAS की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? अब जरा ये समझ लो ये वाली बात। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने ये पढ़ा था क्लॉक डिफाइंस द क्लॉक साइकिल विच सिंक्रोनाइजेस ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन। तमाम के तमाम कंप्यूटर ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए कंट्रोल क्लॉक साइकिल का होना जरूरी है। अच्छा, कंट्रोल बस ट्रांसमिट टाइमिंग सिग्नल। कंट्रोल बस का काम ही यही होता है कि वो टाइमिंग सिग्नल्स जो है वो जनरेट करे ताकि तमाम ऑपरेशन जो है वो फुली सिंक्रोनाइज्ड हो। सही है। मिसाल के तौर पे तुम कोई वीडियो प्ले करो, तो वीडियो प्ले करते हुए उसकी अगर वीडियो कहीं जा रही है ऑडियो कहीं जा रही है तो फुली सिंक्रोनाइज तो नहीं हुआ ना। तो इस बात को इंश्योर करना है कि वो जो ऑडियो और वीडियो है दोनों प्रॉपर तरीके से चल रहे नहीं चल रहे, वो कंट्रोल बस के जरिए ही होगा। सही है। तो आपकी क्लॉक साइकिल या जो सिस्टम क्लॉक होती है वो इस बात को इंश्योर करती है कि कंट्रोल बस जो सिग्नल जनरेट कर रही है, सिग्नल्स क्लॉक के सिग्नल्स या टाइमिंग सिग्नल उसके साथ साथ जाएं ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो।
दूसरी चीज, बाय इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर आपने क्लॉक स्पीड को बढ़ाया तो आपके कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कहते हैं नॉर्मल आपके पास कंप्यूटर की जो प्रोसेसर्स होते हैं वो तकरीबन 3.5 गीगाहर्ट्ज के हैं। तो इसका मतलब 3.5 बिलियन क्लॉक साइकिल इन अ सेकेंड, ये 3.5 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में मुकम्मल कर सकता है। ठीक है। तो कहता है कि अब कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर चार फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। नंबर एक, विथ ऑफ द एड्रेस बस एंड डेटा बस। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम अपनी बसेस की विथ को बढ़ा दोगे, यहीं पे पढ़ा रहा था मैं कहीं, कहाँ बनाई थी मैंने, तो ये मैंने आपको एक बात बता दी थी कि अगर आप विथ बढ़ाते हो बसेस की, यानी अपने वायर्स की विथ बढ़ाते हो, तो वायर्स की विथ बढ़ाने से आपका ये फर्क पड़ेगा कि आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। आप ज्यादा डाटा लेके आना जाना कर सकते हो, एक तो ये बात। दूसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं, हम फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, 3 मार्क्स से 4 मार्क का सवाल आता है, तो ये कैसे होगा इसको देखेंगे। ये चीज हो गई। फिर दूसरी चीज जो थी, ओवरक्लॉकिंग की बात की थी। ओवरक्लॉकिंग आप अपने सिस्टम की मेन सेटिंग में जाके कर सकते हो। ठीक है। द क्लॉक स्पीड कैन बी चेंज बाय एक्सेसिंग बायोस। बायोस देखिए, कंप्यूटर ऑन करके F2 F7 दबाओ तो मेन सेटिंग्स खुल जाती हैं। वहां जाके आप अपनी क्लॉक सेटिंग बढ़ा दो, आपको लगेगा आपका सिस्टम तेज भाग रहा है। यानी ऑपरेशंस अगर आपको डबल क्लिक करके खोलते हो तो तेजी से फाइल्स खुल जाएंगी। ठीक है। गेम अगर आपका कहीं लैग कर रहा था वो थोड़ा तेज बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे आपके पास मसाइल भी आ सकते। अभी मैं आपको बहुत सुकून से पढ़ा रहा हूँ, अचानक मैं बहुत तेजी से आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, है ना, डेजर्ट बॉटल नेक द सीपीयू, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा है कि अभी मैं आपको बहुत आसान आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब ना बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ ना बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं तेज बोलना शुरू कर दूं, हो सकता है कुछ बच्चे मेरी बात पिक कर पाए, हो सकता है अब कुछ बच्चे मेरी बात पिक ना करें, क्योंकि हो सकता है वो जितनी देर में सोच रहे हो उतनी देर में आगे निकल चुका हूँ। तो कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन आउटसाइड डिजाइन लिमिट। कंप्यूटर जब प्रोसेसर बनाया जाता है तो उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है और उसकी एक सर्टेन स्पीड जो होती है उस पर उसको चेक किया जाता है। अगर आपने क्लॉक स्पीड बढ़ा दी ना तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके ऑपरेशन अनसिंक्रोनाइज्ड हो जाए, आगे पीछे जाना शुरू हो जाए। ठीक है। तो क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन इज अनेबल टू कंप्लीट इन टाइम बिफोर द नेक्स्ट वन इज ड्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जाहिर है अगर आप किसी भी चीज में जल्दी मचाते हो तो आप खुद देख रहे होते हो कि आपका कोई भी ऑपरेशन ठीक से परफॉर्म नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो जिसका इम्पैक्ट आपके पास ये आएगा कि आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, चलते चलते रीस्टार्ट हो जाएगा, अचानक बंद हो जाएगा, आपका सीपीयू ओवर हीटिंग करना शुरू हो जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस अनरिलायबल हो जाएगी। तो आप सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ा तो सकते हो, लेकिन साथ साथ ये भी मसला हो सकता है कि आपका सीपीयू जो है वो क्रैश कर जाए। जैसे छोटी सी मिसाल है, जो जिम करते होंगे, ठीक है, हाँ, जैसे जिम जो लोग करते हैं तो वो बहुत सारे प्रोटीन शेक्स वगैरह पीते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो जिम करने वाले लोग हैं अचानक वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। या रेसलर्स के बारे में आपने सुना होगा कि एट वेरी यंग एज वो एक्सपायर हो गए। उसकी क्या वजह होती है, अल्लाह ने इंसान के अंदर जो सिस्टम बनाया है वो एक ऑप्टिमल सिस्टम है। मतलब वो एक हद तक चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है और उसकी एक ऑप्टिमाइजेशन होती है कि वो किस हद तक किस किस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। बट ये जो बॉडी बनाने के चक्कर में जो जो बॉडी बिल्डर्स हो गए या रेसलर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं। उन सप्लीमेंट्स की वजह से उनका हार्ट रेट जो होता है ना, एक तो नॉर्मल है, हम नॉर्मल जो चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से होता है, बट दे स्टार्टेड टू टेक यूजिंग स्टेरॉइड्स। वो स्टेरॉइड्स लेना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ यार हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा पावरफुल फील कर रहे हैं, बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। बट होता क्या है, उनकी भी ओवर रीडिंग हो जाती है कि जो उनका वो है क्या कहते हैं हार्ट है, उसका हार्ट रेट इतना तेज हो जाता है कि फिर बॉडी उस हार्ट रेट को संभाल ही नहीं पाती और हार्ट कोलैप्स कर जाता है और वो इंतकाल कर जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसी चीज है कि जो आपका सिस्टम बनाया जाता है तो वो ऑप्टिमल स्पीड पे बनाया जाता है कि यार वो बस जो उसको उसकी मेन सेटिंग्स रखी गई हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, आप खुद अपने आप को देखो कि आप एक सर्टेन टाइम तक तेज दौड़ सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको दौड़ने का शौक है तो आप एक सर्टेन टाइम तक दौड़ सकते हो, ठीक है, आप वो सर्टेन टाइम तक दौड़ लेते हो, तेज भी दौड़ लेते हो। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा तेज कर देते हो तो फिर हो भी सकता है कि आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो जैसे एक्सरसाइज भी अगर कोई करता है तो उसको ये कहा जाता है कि धीरे धीरे वजन उठाओ, एक साथ बहुत ज्यादा वजन ना उठाओ, ज्यादा उठाओगे तो फिर आपका मसल्स वगैरह जो है वो रैप्चर होने के चांसेस होंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना ये तुम्हें याद रखनी है।
द मेमोराइजेशन ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। चौथी चीज तीसरी चीज कैशे मेमोरी। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कैशे मेमोरी इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल रैम की तरह होती है। और इसके भी कंटेंट्स जो हैं जब कंप्यूटर बंद होता है तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ फिर वो ये कहता है कि कैशे मेमोरी का जो एक्सेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? तो सिंस देयर इज नो नीड टू कीप रिफ्रेशिंग, जैसे रैम को रिफ्रेश होना पड़ता है, कैशे मेमोरी को नहीं होना पड़ता। तो एक बात ये हो गई। तो क्या कहता क्या है कि जो भी डाटा जो सीपीयू को रिक्वायर होता है, कहते हैं कैशे मेमोरी स्टोर्स frequently use instruction and data that need to be accessed faster। तो सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए होता है वो डाटा आप कैशे में लाके रख देते हो, सो दैट ईच टाइम प्रोसेसर नीड इट इट डजंट हैव टू गो टू द रैम। तो जब भी उसको चाहिए होगा तो फिर वो रैम की जानिब नहीं जाएगा, बल्कि वो कैशे से डाटा उठा लेगा। तुम लोग को समझ में आ गई ये बात? उसके बाद नंबर 4, द नंबर ऑफ कोर्स। कोर्स की हमने बात की थी। कोर्स समझते हो? कोर्स का मतलब ये होता है कि एक ही सीपीयू के अंदर एक ही सीपीयू के अंदर आपके पास लॉजिकली लॉजिकली देखो फिजिकल, बट हाउ इट्स लॉस्ट एवरी टाइम द सिस्टम इज क्लॉज। यानी लॉस से मुराद ये होता है कि जो उस वक्त डाटा होता है वो फैच हो जाता है। जैसे मैं मिसाल दूं, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हारा पीसी खुलता है और तुम सिंगल क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर पे जाके कोई ड्राइव खोलते हो तो वो थोड़ा टाइम लेती है। जैसे आपने किसी फोल्डर पे क्लिक किया तो वो शायद 5 सेकंड, 3-5 सेकंड ले लेगी। लेकिन एक बार खुल जाए उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करो, क्या वो तेज चलेगी? नहीं चलेगी। तो फर्स्ट टाइम जो है उसका कैशे में आने के लिए टाइम लगता है, बट एक बार वो चीज आ गई उस फाइल का खुलना, या आप ऑल्टर टैब दबाओ, आप मल्टीपल टैब्स के दरमियान स्विच कर सकते हो। अभी आप दबा के देखो, अगर आप लैपटॉप पे हो तो आप ऑल्टर और टैब का बटन दबाओ, आपके सामने मल्टीपल टैब्स प्रोग्राम्स आ रहे होंगे। आप जैसे ही ऑल्टर टैब छोड़ोगे वो प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है वो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है ना, तो वो तेजी के साथ आपके सामने आ रहा है। लेकिन जब पहली दफा उसको आपने खोला था तो इट टेक्स टाइम। आप लोग अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करते हो? जब आप अपने सिस्टम पे व्हाट्सएप वेब पहली दफा खोलते हो, यानी जब लैपटॉप स्टार्ट होता है और पहली दफा व्हाट्सएप वेब खोलते हो, क्या वो लोड होने में, सिंक्रोनाइज होने में टाइम लेता है? फॉरन से डाटा तो नहीं जाता ना, या फॉरन से मैसेजेस तो नहीं आने शुरू होते? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? इट टेक्स टाइम। ठीक है? डाटा लॉस तो नहीं होता। डाटा यहाँ लॉस होने से मुराद ये है कि अगर बंद कर दूंगा मरियम, तो जो मेरे पास जूम की मीटिंग आ रही है वो आएगी। ये कहना चाह रहा हूँ ना। अभी मैं ऑल्टर टैप करके बहुत सारे अपने टैब्स के दरमियान स्विच कर सकता हूँ। तो अभी जूम खुला हुआ है, व्हाट्सएप ऐप खुला हुआ है, ये सारे प्रोग्राम्स खुले हुए हैं। लेकिन जब मैं बंद कर दूंगा तो मैं तेजी के साथ जो अभी स्विचिंग कर रहा हूँ बिटवीन टैब्स, क्या यही टैब वापिस आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो वो सिस्टम होने के बाद जो है वो खत्म हो जाता है। ये बात समझा रहा था मैं तुम्हें। कोर्स के बारे में अगर बात करें तो देखो, कोर ऐसा है कि एक बड़े से कमरे के अंदर तुम 4 पार्टीशन बना दो और 4 क्लासरूम क्रिएट कर लो। पहले एक बड़ा सा कमरा था उसमें एक ही क्लास होती थी। ठीक है? अब तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हो कि भाई देखो ये तुम्हारा पहले एक कमरा था, इस एक कमरे में एक एसी था, एक टेबल लगा हुआ था, और एक बोर्ड था जिस पर टीचर पढ़ा रहा था। पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइटें चल रही हैं। अच्छा, बच्चे कम थे। बच्चे कम थे। तुमने कहा यार ऐसा नहीं करें कि उसी कमरे के अंदर बड़े हॉल में एक पार्टीशन कर दें, ताकि जो एसी चल रहा है वो दोनों, यानी एक ही वक्त के अंदर अब 2 क्लासेस हो जाए वहां पे। रिसोर्सेज की बचत होगी नहीं होगी? ठीक है? क्योंकि उसी 1 घंटे के अंदर जहां पर यहाँ एक क्लास हो रही थी, उसी 1 घंटे में यहाँ 2 क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है? इसी तरह अगर आप इसको एक के बजाय 4 क्लासरूम्स में तब्दील कर दो। देखो एक बात याद रखना, जब एक प्रोसेसर था तो उसका उस वक्त एक एएलयू था और एक ही कंट्रोल यूनिट था। लेकिन जब दो होंगे तो उसके दोनों के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट अलग हो जाएंगे। और अगर ये 4 हो जाएंगे तो इन चारों के अलग हो जाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन हो रही थी, यहाँ एक वक्त में 2 इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, और यहाँ एक वक्त में 4 इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। कौन सा तेज होगा? सीधी सी बात है, क्वाड कोर ही तेज होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि कोर इज लाइक अ मिनी सीपीयू। कोर क्या है? मिनी सीपीयू है। एक सीपीयू था तो उसमें एक फेच एक डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल होती थी। अगर तुम्हारे पास मल्टी कोर आ गए, अब यहां तो तुम समझ सकते हो ये क्वाड है। क्वाड के बाद फिर कौन सा आता है? ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब जिसमें 8 कोर्स हो। ये बात समझ रहे हो? ऑक्टा में 8 हो जाते हैं। फिर उसके बाद तुमने देखा होगा हेक्सा आता है। हेक्सा कोर में 16 प्रोसेसर आ जाते हैं। तो जितने ज्यादा प्रोसेसर उतना ही तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो तेज चलेगा। तो ये समझ लो कि कोर जो होता है वो मिनी सीपीयू है, सीपीयू विद इन द सीपीयू।
तो एक कोर है तो उसमें फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल परफॉर्म करने के लिए एक टाइम लग रहा है। तो हर कोर का अपना कंट्रोल यूनिट, अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और अपना रजिस्टर, यानी हर कोर की ये तीन चीजें होती हैं। तो जो सीपीयू मोर देन वन कोर के साथ होता है उसको मल्टी कोर कहते हैं, जिसकी वजह से वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम। अगर तुम कोई एक गेम खेल रहे हो और सिंगल कोर पे खेल रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा पीसी थोड़ा सा लैग होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्वाड कोर पे खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो फिर जाहिर है मोर कोर मींस मोर टास्क एट वंस, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उसी वक्त में ये वाला कोर भी काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। क्या आसान नहीं हो जाएगा? एक काम को एक अकेलौता शख्स कर रहा है परफॉर्म, इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर उसको दो लोग करने लग गए तो वो कम टाइम में हो जाएगा, और उसको अगर चार लोग करने लग गए तो वो और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए कि गेम चल रहा है तो गेम के अंदर साउंड चल रहा है, गेम के अंदर वीडियो चल रही है, गेम में नेटवर्किंग चल रही है, मल्टीप्लेयर चल रहा है, तो मल्टी कोर के ऊपर गेम ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ईच एंड एवरी कोर हैज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये सारे के सारे कोर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग में तो इस्तेमाल होते हैं। कह तो रहा है अलाउस फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी ये तमाम मल्टीपल कोर्स जो हैं वो सब के सब अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डुअल कोर में दो, क्वाड कोर में चार, जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। क्वाड कोर रनिंग एट 3.5 गीगा, इसका मतलब ये है तुम 12 मिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते हो। और फिर किसी भी टास्क के चलने के लिए जो तमाम कोर्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक होना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये बात समझ में आती है? वो एक बात समझा रहा है कि डुअल कोर प्रोसेसर इज और नॉट ऑलवेज ट्वाइस एज फास्ट एज सिंगल कोर। ये बात भी समझ लो कि लाजमी नहीं है कि डुअल कोर हमेशा ही सिंगल कोर से ज्यादा तेज हो, ठीक है। वो ये कहता है कि समटाइम्स इट इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग टास्क बिटवीन कोर्स। तो ये भी होता है कि देखो तेजी का मतलब ही कि सिंगल कोर का मतलब है, कभी आपने ये भी सुना होगा कि एक शख्स एक काम कर रहा था उसने जल्दी कर लिया, उसी काम को दो लोग कर रहे थे देर लग गई, क्यों? क्योंकि उन दो लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होने में टाइम लग गया। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है। तो हर वक्त ये नहीं कह सकते कि डुअल कोर हमेशा सिंगल के मुकाबले में तेज होगा। ये बात समझ में आती है? तो कहता है नॉट ऑल टास्क, और ऐसा भी होता है कि तमाम टास्क जो हैं वो कोर्स के दरमियान स्प्लिट नहीं होते। सम टास्क जो होते हैं सीक्वेंशियल होते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। यानी कोई ग्राफिक एप्लीकेशन है, जैसे इफ कोऑर्डिनेशन ना हो, नहीं होगी ना, कंप्यूटर है यार, कोई ऐसा थोड़ी है, मतलब एक डिजाइन की हुई चीज है, तो उसका तो लाजमी है वो प्रॉपर जैसे उसको बनाएंगे वैसे ही काम करेगा। समझाने का मतलब ये कि कोई वीडियो है, वीडियो बनाई, ठीक है, वीडियो बना के वीडियो की रेंडरिंग होती है, उस पे साउंड भी लगता है, उसकी इफेक्ट्स लग रहे होते हैं, होता है ना। अगर किसी ने वीडियो ग्राफिक्स पे काम किया हो तो वीडियो ग्राफिक्स में बहुत सारे फिल्टर्स लगाए जाते हैं। ये वाला एक फिल्टर पे काम कर रहा है, ये वाला एक फिल्टर पे काम कर रहा है, ये वाला एक पे कर रहा है, ये कर रहा है। तो कभी आप वीडियो को रेंडर करके देखो, यानी बनाने के बाद जब आप उसको इम्पोर्ट उसको एक्सपोर्ट करते हो तो वो पूरा टाइम लेती है नहीं लेती? लेती है ना। तो लेने का मतलब ये कि अब वो इस बात को चेक करेगा ना कि क्या ये वाला, इस वाले कोर ने क्या इफेक्ट डाल दिए, क्या इस वाले कोर ने साउंड इफेक्ट पे, ये वाला कोर साउंड इफेक्ट पे काम कर रहा है SFX, और ये वाला ग्राफिक्स पे काम कर रहा है GFX। तो इनको आपस में कम्युनिकेट भी करना जरूरी है, और समटाइम जो है ये सिक्वेंशियली भी करते हैं, समटाइम जो है ये इंडिपेंडेंटली भी करते हैं। तुम लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? ये बताना, ठीक है। तो ये तो हमारा जो कोर वाला पार्ट था वो सारा यहाँ पे खत्म हो गया, कि हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस पे, उसको आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पोर्ट्स प्रोवाइड कनेक्शन टू पेरिफेरल डिवाइसेस। इसमें एक चीज क्लॉक स्पीड को भी जरा देख लेता हूँ, मुझे नजर आया था, जरा इसके ऊपर भी एक जरा नजर दौड़ा लेते हैं। क्लॉक स्पीड के बारे में हमने क्या पढ़ा? द क्लॉक कंट्रोल टाइमिंग्स ऑफ ऑपरेशन इनसाइड द CPU। तो जितने भी ऑपरेशन इनसाइड द CPU होते हैं, क्लॉक का काम होता है उसको कंट्रोल करना। एंड कॉन्स्टेंटली स्विच बिटवीन 0 and 1, एंड ईच स्विच इज कॉल्ड स्टेट चेंज। 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। A state change can represent one step in fetch execute cycle. Some instructions may take more than one cycle. कुछ instructions ऐसी होती है जो एक से ज्यादा साइकिल लेती है। क्लॉक स्पीड मेजर्स हाउ मेनी स्टेट चेंजेस हैपेंस पर सेकंड। क्लॉक स्पीड ये बताता है कि कितनी चेंजेस जो है एक सेकंड में हुई। वन साइकिल पर सेकंड का मतलब होता है 1 हर्ट्स। टिपिकली क्लॉक स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज की होती है, इसका मतलब है कि 2.3 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में परफॉर्म हो रही है।
जितनी ज्यादा हायर क्लॉक स्पीड होगी उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आपकी 1 सेकंड में परफॉर्म होंगी। और इसका इसी की वजह से जो है आप ज्यादा क्विकली और एफिशिएंटली जो है कंप्यूटर जो है कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये वाली बात तो इसके अंदर हो गई। कैशे के ऊपर हम ज्यादा बात कर चुके हैं। एक और बार देख लेते हैं, कैशे आपके पास क्या होती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। ये सीपीयू के बहुत क्लोज होती है। और समटाइम्स ये सीपीयू के अंदर भी मौजूद होती है। ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को स्पीड अप करती है। जितनी ज्यादा कैशे होगी, हाँ, जितनी ज्यादा कैशे होगी उतना ज्यादा उसमें डाटा स्टोर होगा और लेस वेटिंग टाइम होगा किसी भी डाटा के लिए। एग्जाम्पल उसने ये बताई कि वेबसाइट आप जो ऑफन विजिट करते हो तो वो कैशे में चली जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको विजिट करते हो तो वो ज्यादा तेजी से लोड होती है। पहली दफा अगर किसी वेबसाइट को लोड करो वो टाइम लेती है, लेकिन दोबारा जब करोगे तो वो टाइम नहीं लेती। जैसे पहली दफा आपने उसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डाल दिया, अब जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो क्या नेक्स्ट टाइम डालना पड़ेगा ये सब कुछ? आप किसी वेबसाइट पे गए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वहां पे अपना आईडी पासवर्ड नाम डाल दिया। दराज आप लोगों के हो सकता है अपने लैपटॉप पे अकाउंट बना हुआ हो या मोबाइल फोन पे बना हुआ हो या सोक का बना हुआ हो या अमेजोन का बना हुआ हो या शीन का बना हुआ हो, बने होंगे ना। तो पहले टाइम जब आप गए थे तो उसको लोड होने में टाइम लगा, है ना। तो लोड होने में टाइम लगा, आपने उसके अंदर अपना नाम डाला, अपना यूजर अकाउंट डाला, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली। अब आप जब उसको दोबारा करते हो तो आपको ये सब चीजें डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैशे से ही आपका डाटा उठा के ले आया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन है। बस विड्थ की हमने बात की थी। बस विड्थ का मतलब होता है कि बस विड्थ डिफाइन करती है कितनी नंबर ऑफ बिट्स एक वक्त में जा सकती है। जितनी ज्यादा बस की विड्थ चौड़ी होगी उतनी ज्यादा एक सिंगल ऑपरेशन में जा सकती है। 32 बिट की बस में एक वक्त में 32 बिट्स जाती हैं, और 64 बिट की बस के अंदर एक वक्त में 64 बिट्स जाती हैं। तो जितनी ज्यादा बस की विड्थ बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। वाइडर डाटा बस होने से फास्टर प्रोसेसिंग होगी और एफिशिएंट मेमोरी एक्सेस होगा। और इंपॉर्टेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस टास्क लाइक गेमिंग, वीडियो या फिर लार्ज डाटा प्रोसेसिंग। आप छोटे से ट्रक के अंदर अपना सामान रख के लेके जाओ तो क्या होगा, 4 चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बड़ा ट्रक ले लो तो आपके पूरे घर का सामान उसमें जा सकता है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल है कि बस में जितनी चौड़ी होगी उतना ज्यादा डाटा जाएगा। अब आ गई बात समझ में? ये आपका पूरा का पूरा जो हो गया फैक्टर अफेक्टिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंसेस खत्म हो गया। ये बात क्लियर है?